ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आपको एक बहुत मशहूर तस्वीर दिखाता हूँ और आपको एक बहुत मशहूर एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये तस्वीर है न्यूयॉर्क के ईस्टर वीकेंड की और सन है 1900 और इस तस्वीर में अगर आप देखें तो सिर्फ घोड़े और टांगे, और अगर आप कार ढूंढना चाहें तो बमुश्किल आपको एक कार मिलती है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अब दूसरी तस्वीर 1913 की है, सेम डे सेम जगह, और 13 साल के अंदर अंदर अब न घोड़े रहे न टांगे रहे और सिर्फ कारें रह गईं। और अगर इस तस्वीर में आप घोड़ा ढूंढें तो आपको बमुश्किल एक घोड़ा मिलता है, जो कि ये। कहने का मतलब यह है कि दुनिया बड़ी तेज़ी से तब्दील होती है टेक्नोलॉजी के टर्म्स में, और जो शख्स देख सकता है कि कल को क्या आ रहा है वो दुनिया के साथ अडेप्ट कर जाता है, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी नस्लों के लिए एक अच्छा रास्ता चुन सकता है, फ़ायदेमंद हो सकता है। और जो ये फ़ायदेमंद की टर्म पे अलग बात करेंगे कि जी फ़ायदा हम किसको कहते हैं और किसको नहीं कहते, बट दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट। बट और जो शख्स फ्यूचर को सही रीड नहीं कर सकता वो अपने आबाओ अजदाद की कारोबार, कमाइयाँ, बड़ी नस्लों की मेहनत को भी उजाड़ सकता है, बिकॉज दे वर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। सो मिसाल के तौर पे जो घोड़ों का कारोबार था, अस्तबलों का कारोबार था, जो लोग ये टांगे बनाते थे, जिनकी ये फैक्ट्रियाँ थी जो ये बनाते होंगे, वो उनका जद्दी पुश्ती कारोबार इस 13 साल में कहाँ गया, और एक नई ब्रीड आई जिसने दुनिया टेक ओवर कर ली। और मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा इंसान के लिए गिफ्ट ही ये है, ये विजन टू बी एबल टू सी द फ्यूचर। और मैंने आपसे गुजारिश की थी कि जी मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ टेक्नोलॉजी पर बात करूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अब जो दौर आ रहा है, अगले 10 से 15 साल, ये इतनी बड़ी ह्यूमन सिविलाइजेशन में इस लेवल की जो चेंज आएगी, ये शायद ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी चेंज है, और आप दुनिया को पहचान नहीं पाएंगे अगले 10 से 15 साल के अंदर अंदर। और अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं तो ये टाइडल वेव सबके ऊपर से गुजर जाएगी। ज़ाहिर है, ना मैं अक्ल कुल हूँ, ना मुझे नॉस्ट्रेडेमस हूँ कि फ्यूचर देख सकूँ, लेकिन कम से कम आपके साथ बैठ के सोच आपकी ज़रूर एक तरफ लेके चलूँगा, ताकि आप भी इस पर सोचिए कि मैं जो समझता हूँ कि फ्यूचर में आ रहा है वो आपके साथ शेयर करूँगा, और गलत हूँ या सही हूँ, लेकिन आप कम से कम भी इस डायरेक्शन में सोचेंगे। इसमें हम एआई पे कंसंट्रेट करेंगे, फ्यूचर में बिजनेसेस क्या होंगी, फ्यूचर में तालीम का क्या फ्यूचर होगा, फ्यूचर में एआई कहाँ होगी और कैसे जा रही होगी, फ्यूचर में ट्रांसपोर्ट कैसे होगी, हमारा ह्यूमन लाइफ स्पैन क्या होगा, हमारी रिलेशनशिप्स क्या होंगी, ये बातें। और ये कोई बहुत दूर की बातें नहीं है, ये कोई 40-50 साल की बातें भी नहीं हैं, ये अगले 10 से 15 साल में ये होने जा रहा है। दिस इज़ द बिगेस्ट टाइडल वेव in human civilization or in human history. We are going to evolve into something else. तो आइए ये जर्नी शुरू करते हैं, और इसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको बताऊं। आज से 3-4 साल पहले जब मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे थे और अपने डायरेक्शन चूज़ करना चाह रहे थे, तो उन्होंने अपने बाप से भी पूछा कि अब्बा जी बाबा हमें बताइए कि क्या करना चाहिए फ्यूचर में, क्या प्रोडक्टिव होगा, बेहतर होगा। तो मैंने टिपिकल पाकिस्तानी सोच जो होती है कि डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, तो मेरा इंस्टिंक्ट तो यही था। लेकिन मैंने अपने बच्चों को कहा कि बेटा, जो मुझे लग रहा है डॉक्टर या इंजीनियर ना बनना। तो उन्होंने कहा जी क्यों? तो मेरा मानना ये था
कि जब तक आप डॉक्टर बन के अभी सिर्फ फील्ड में आ रहे होगे कनाडा में, और आप एक जूनियर डॉक्टर होगे, आप ज़ाहिर है कोई बहुत इस्टेब्लिश्ड नहीं होगे, तो ये जो डॉक्टरों वाला काम है ये ख़त्म हो चुका होगा। ये आपकी जगह मशीन्स आपसे ये काम कई 100 गुना बेहतर कर पा रही होंगी। और शायद ये डायग्नोस्टिक का काम, डायग्नोसिस करना और इस पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना, इसके लिए हमें शायद इंसानों की ज़रूरत नहीं रह गई होगी। सर्जरीज यस फॉर अ टाइम बीइंग, बट जो यंग डॉक्टर आप होंगे, अगर आप फैमिली फिजिशियन की बात कर रहे हैं, तो आपकी दुनिया को ज़रूरत नहीं रह रही होगी। सो कहने का मतलब यह है कि आज आप जो फैसले करेंगे, मैंने अपनी औलाद को यह मशवरा दिया था, उन्होंने खैर मेडिसिन या इंजीनियरिंग में नहीं गए, फिर वो दूसरे डायरेक्शन में चल रहे हैं, जिसमें मेरा ख्याल था कि जी ह्यूमंस की फिर भी ज़्यादा देर तक ज़रूरत रहेगी। सो फ्यूचर के प्रोफेशंस क्या होंगे, फ्यूचर में क्या प्रोफेशंस होंगे भी कि नहीं होंगे, और ये हमें क्या करना है। सो चलिए सिलसिला गुफ्तगू का शुरू करते हैं। इंसान ने जिस दिन जूता बनाया लिया था, तो उस दिन हमने अपनी एवोल्यूशन का रास्ता तब्दील कर लिया था। एवोल्यूशन पे अलग भी बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ से शुरू करते हैं। सो जब हमने जूता बनाया तो हमने अपनी कैपेबिलिटी कि हम किस किस्म की ज़मीन पे चल सकते हैं, हमारा पाँव हम कितनी दूर ट्रैवल कर सकते हैं, इसमें हमने एवोल्यूशन से हट गए थे। जिस दिन मेरे कान अब कमज़ोर होने शुरू हुए, तो मैंने एक फ़र्ज़ करें हेयरिंग एड लगा ली, तो मैंने अपनी कैपेसिटी इंक्रीज़ कर ली। जिस दिन मुझे सर्दी लगी और मैंने किसी दूसरे जानवर की खाल अपने लिए ऊपर ओढ़ के कोट बना लिया और ओढ़ लिया, उस दिन मैंने अपनी कैपेसिटी डिफरेंट किस्म की वेदर्स में रहने की चेंज कर ली थी। सो जिस चीज़ के लिए नेचर ने मुझे इक्विप नहीं किया था, मैंने वो काम करना शुरू कर दिए थे इंसान ने। और ये ओढ़ना या पहनना से अब हम वक्त के साथ साथ बहुत आगे निकलते आए। जब मेरी नज़रें कमज़ोर हुई तो मैंने ऐनक लगा ली और मेरी नज़र वापस कॉम्पनसेट हो गई। फिर उससे ज़रा ज़्यादा इंट्रूसिव टेक्नोलॉजी हुई तो मैंने कॉन्टैक्ट लेंस लगा लिया। सो अब वो ऐनक नहीं रही थी, अंदर एक लेंस आँख के ऊपर लगा हुआ था। और फिर थोड़ी सी और तरक्की हुई तो मैं ज़्यादा इंट्रूसिव हुआ और मैंने लेज़र के थ्रू एक अपनी आँख के अंदर एक चीज़ लगा ली। क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती गई। आज जिस दौर में हम रह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि आज से 400 साल पहले बादशाह की ज़िंदगी उतनी अच्छी नहीं थी जो ज़िंदगी आज हम गुजारते। मतलब एनेस्थीसिया इजाद नहीं हुआ था, तो अगर बादशाह सलामत के दांत में दर्द हो जाती तो आप सोचें कि बादशाह सलामत के साथ क्या होता था। उनको 4 पहलवान पकड़ते होंगे और एक आदमी उनके मुंह में घुस के जो दांत खींचता होगा बग़ैर एनेस्थीसिया के। सो ये क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ थी। या जब नज़रें कमज़ोर हुई तो क्या हुआ। सो टेक्नोलॉजी, हमने अपनी एवोल्यूशन, अगर हम एक एज पे हम मर जाते थे, गुजर जाते थे, या हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़त्म हो जाती थी, हमारे दांत गिर जाते थे, हमारे कान सुनना बंद कर देते थे, हमारी आंखें देख नहीं पाती थी, हमने वो सब तब्दील करते जा रहे हैं। और अब जो फ्यूचर आ रहा है ये बहुत इंटरेस्टिंग किस तरफ जा रहा है, तो आज थोड़ा सा इससे शुरू करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि इसमें बहुत हमें बात करनी पड़ेगी। तो शुरू करता हूं कि आज से कोई 10 से 15 साल पहले यहीं कनाडा में बेगम साहिबा खाना पका रही थी, और खाना पकाते हुए उनकी कोई एक चीज़ ख़त्म हो गई हुई थी जो उन्होंने अब रियलाइज़ की थी। कोई मसाला नहीं था, कोई मिर्च नहीं थी, पता नहीं क्या था। तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि जी आप भाग के जाएँ और ये ले आएँ। तो मेरे घर से कोई 5-8 मिनट ही दूर एक स्टोर है, तो मैं जब बेगम साहिबा कहती हैं भाग के जाओ तो मैं फ़ौरन भाग के जाता हूँ हमेशा। तो मैं भाग के गाड़ी में बैठा और मैं दौड़ा उस तरफ जहाँ से सामान लेके आना था। गाड़ी में जब मैं बैठा हूँ तो वो जब मैं पिछली दफ़ा चला रहा था तो शायद रेडियो लगा हुआ था, और इस रेडियो पे एक इंटरव्यू आ रहा था। अब मैं जब 6-8 मिनट में उस जगह पे पहुँचा हूँ तो अब मैं पार्किंग लॉट में खड़ा हूँ और ना मैं रेडियो ऑफ कर रहा हूँ और ना मैं स्टोर के अंदर जाके सामान ख़रीद रहा हूँ, क्योंकि वो इंटरव्यू
इतना इंटरेस्टिंग था कि मुझे ये डर था कि मैंने रेडियो बंद करके जब तक अंदर जाऊंगा और वापस आऊंगा तो मैं ये इंटरव्यू मिस कर जाऊंगा, और मैं वो इंटरव्यू मुझसे नहीं उठा जा रहा था कि मैं वो इंटरव्यू सुनूं, और वो इंटरव्यू मैंने सुना। आज आपके साथ शेयर करता हूं कि वो इंटरव्यू क्या था। वो इंटरव्यू हो रहा था, एक साहब हैं, उनका नाम है ह्यूज हर। नीचे मैं लिंक भी दूंगा, उनके एक दो वीडियोस भी देखें आप तो एक वो कहते हैं सर पर क्लास होता है। अच्छा जी, तो ह्यूज हर साहब का इंटरव्यू हो रहा था, और इंटरव्यूअर को वो ये बता रहे थे कि वो जब 17 साल की उम्र के थे तो उनको पहाड़ चढ़ने का बड़ा शौक हुआ करता था। तो एक दिन बड़ी सिवियर वेदर वार्निंग थी, और उन्होंने सोचा कि मैं अपने एक दोस्त के साथ, वॉशिंगटन में कोई एक पहाड़ है वो, कि जी मैं वहाँ पहाड़ चढ़ने जाऊँगा। वेदर वार्निंग थी कि जी बहुत बर्फ़ पड़ने वाली है और पहाड़ों की तरफ कोई ना जाए, घूमने के ब्राइट चांसेस हैं। लेकिन वो उतना ही सुनते थे दुनिया की जितना कोई 17 साल का लड़का सुनता है। तो उन्होंने जो ठानी हुई थी वो उन्होंने ठानी हुई थी, तो उन्होंने तो जाना था पहाड़। तो वो अपने दोस्त के साथ चले गए। अगर मैं थोड़ी सी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएं तो माजरत चाहता हूं, क्योंकि 15 साल हुए ये इंटरव्यू सुने हुए। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप तक कम्युनिकेट करूं, लेकिन हो सकता है कोई एक आध इवेंट दाएं बाएं हो जाए मुझसे। खैर, जब ये वहाँ गए तो ये बर्फ़ में फंस गए, और रेस्क्यू को कॉल हुई क्योंकि ये लोग गुम चुके थे, और रिट्रीविंग के लिए जो पार्टीज, सर्च पार्टीज जाती हैं वो गईं, और ये लोग, ये और इनके दोस्त कोई 3 से 4 दिन बाद मिल पाए। हालात इतने बुरे थे, वेदर इतना बुरा था कि इनको बचाने के लिए जो सर्च पार्टी गई थी उसमें से भी एक बंदा अपनी जान से हाथ धो बैठा। और 3 या 4 दिन बाद जब ये दोनों दोस्त मिले तो ज़ाहिर है ये चूँकि बर्फ़ में धंसे हुए थे, तो जब इन्हें वापस लाया गया तो ह्यूज हर साहब कहते हैं कि जी जब इनकी आंख हॉस्पिटल में खुली तो इनकी दोनों टांगें घुटने से नीचे कट चुकी हुई थी। इनके दोस्त की भी दोनों टांगें कट चुकी थी। सो अब ये एक 17 साल के 2 लड़के हैं जिनके आगे इनकी पहाड़ जैसी अब ज़िंदगी है, पता नहीं क्या क्या सोचा था, और इनकी दोनों टांगें कट चुकी। तो कहते हैं कि जी पहले 3 से 4 महीने तो कहते हैं कि मैं शदीद मेंटल डिप्रेशन में था कि अब ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, मैं चलूँगा कैसे, मैं क्या होगा लाइफ में। दूसरा कि गिल्ट, कि मेरी वजह से मेरे दोस्त की यह हालत हुई, मेरी वजह से जो एक शख्स अपनी जान से गया जो हमें बचाने आया था। तो हाउ डू यू लिव विथ योर सेल्फ। बट कहते हैं उसके बाद जो अगले कहते हैं 5 या 4 महीने मैंने गुजारे, तो कहते हैं कि जी वो इंतहाई शदीद फिज़िकल पेन के थे, क्योंकि आपकी जो बॉडी होती है वो ज़ाहिर है आपका पाँव, आपकी हील, वो डिज़ाइंड है टू कैरी योर वेट। लेकिन अगर आपकी टांग एक जगह से काट दी जाए, मिसाल के तौर पे इस केस में घुटने के नीचे से, तो वो एरिया डिज़ाइंड आपका वेट कैरी करने के लिए तो नहीं है। तो उस दौर में जो हालत थी, वो जो लकड़ी की टांग लगाते थे या जो भी करते थे, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। ह्यूज हर साहब तकरीबन मेरी एज के हैं, तो जब 17 साल के वो थे तो मेरे ही जितने होंगे, दिस वुड बी समवेयर इन अर्ली 80s प्रोबेबली। तो उन्होंने क्या किया कि कहते हैं कि जी आपका वो वूंड हील नहीं होने देते जब वो लकड़ी की आर्टिफिशियल या जो भी टांग लगाते हैं। तो कहते हैं जो वो वूंड हील नहीं होने देते ताकि वो कैलसेस डेवलप हों, वो आपके नर्व सेल्स एंड हों, और आपकी टांग, वो आपको आर्टिफिशियल टांग लगा के उस पर आपको चलवाते हैं। कहते हैं जी बड़ा पेनफुल प्रोसेस था जिससे मैं गुजरा, और डिप्रेशन और ये और आगे पहाड़ जैसी ज़िंदगी थी। तो कहते हैं कि मैंने उस वक़्त ये ठान लिया कि मैं ज़िंदगी को वापस कुछ कंट्रीब्यूट भी करूँगा, और मैं फिर पहाड़ भी चढ़ूँगा, मैं साइकिल भी चलाऊँगा, मैं भागूँगा, मैं सब कुछ करूँगा। ह्यूज हर साहब, जब ये मैं इंटरव्यू सुन रहा था, अभी मुझे नहीं पता कि ह्यूज हर साहब क्या करते हैं, यकीनन उससे भी आगे निकल चुके होंगे, लेकिन उस वक्त वो आज से 10 से 15 साल पहले MIT से फिर वो पढ़े, और MIT में वो प्रोस्थेटिक लिम्स की जो लैब है उसके डायरेक्टर थे। तो उन्होंने कहा कि जी मैंने अपनी ज़िंदगी में शदीद पढ़ाई शुरू कर दी। मैं वो शदीद कॉम्पनसेट करने के लिए अपने आप को, उन्होंने नई चीज़ें सीखनी शुरू की। रोबोटिक्स,
कंप्यूटर साइंसेज, मेडिकल साइंसेज, ताकि वो अपनी बॉडी पे ही प्रैक्टिस कर रहे थे, अपने लिए नई टांगें डिजाइन कर रहे थे। और चूंकि वो अपने जिस्म पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और जो चीज़ बना रहे थे वो अपने ऊपर फिट करने की कोशिश करते थे, तो इससे बेहतर फीडबैक तो आपको मिल नहीं सकती ना कि आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। खैर, तो ह्यूज हर साहब की उस वक़्त, अब तो बहुत आगे निकल चुके हैं, जब भी मैं इंटरव्यू सुन रहा था उससे भी 15 साल हो गए। ह्यूज हर साहब की उस वक़्त 3 किस्म की अलग अलग टांगें थी, वो जब चाहते थे उसे लगा लेते थे। और वो मतलब पहाड़ चढ़ने में फिर उनका कोई सानी नहीं था। उसकी वजह यह थी कि वो रन टाइम पर अपनी हाइट बढ़ा सकते थे और अपनी हाइट घटा सकते हैं। सो अब अगर वो रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं और वो एक ऊपर लेज है, तो वो आम आदमी तो नहीं अपनी हाइट बढ़ा के उसको पकड़ सकता। सो he had an unfair advantage on climbing mountains. He was better than any Olympic level climber, and because nobody can compete with him. He has those unfair advantages. जो ह्यूमन बॉडी है वो ज़ाहिर है उसके पाँव की उंगलियां एक बहुत थिन लेज पे तो नहीं खड़ी हो सकती, ना वो वेट लेंगी, ना उनमें वो स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर आपकी टाइटेनियम की टांगें हैं और टाइटेनियम के जॉइंट्स हैं, तो फिर आप ऐसी जगह पे भी खड़े हो सकते हैं जहाँ पे कोई दूसरा ह्यूमन नहीं चल सकता। सो एक उनकी तैरने की टांगें थी, एक उनकी भागने की टांगें थी, ये उन्होंने बनाई हुई थी। बल्कि एक दिन वो उसमें वाकया भी सुनाते हैं कि जी यहाँ पे पार्किंग के लिए स्पेशल लोगों की जो 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 कोई किसी किस्म का उनका कोई फिजिकल इशू होता है, तो उनके लिए एक पी की अलग जगह बनी होती है और वो आपकी गाड़ी में एक परमिट आपको मिलता है। तो वो स्पेशल नीड्स के लोगों के लिए होता है, वो करीब आप कहीं गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। तो कहते हैं कि एक दिन मैं आया हूँ और मैंने गाड़ी खड़ी की और उसमें से निकला और अपना ब्रीफ केस पकड़ा, और कहते हैं मैं भागा जा रहा था तो पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया कि भाई तूने यहाँ गाड़ी क्यों खड़ी की है? तो कहता है मैंने कहा मेरी स्पेशल नीड्स है। उसने कहा तेरी क्या स्पेशल नीड है, तू अच्छा भला भागी फिर रहा है। तो जब उन्होंने अपनी ट्राउज़र ऊपर उठा के दिखाई तो ज़ाहिर है नीचे से उनकी दोनों टांगें सर्वोज हैं, टाइटेनियम है, मोटर्स हैं, तारे हैं और कंप्यूटर्स हैं। तो जब ये चीज़ें हैं तो वो अच्छा, खैर, अब उनको जब इंटरव्यू में हम चले आ गए तो वो जो मोहतरमा थी जो उनसे इंटरव्यू ले रही थी, उन्होंने कहा कि जी ह्यूज़ साहब, आपको ज़रा दुख तो होता होगा कि जी काश उस दिन आप ना निकल ले होते, आपकी टांगें ना कटी होती। तो जो उन्होंने बात की वो बहुत उस वक़्त मुझे अजीब शॉकिंग सी लगी। उन्होंने कहा कि जी नहीं, मुझे तो दुख ये होता है कि मेरी टांग सिर्फ यहाँ से क्यों कटी, मेरी टांग इससे ऊपर से कटनी चाहिए थी। क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी इस वक्त जिस्म का एक हिस्सा है जो हर साल जैसे जैसे मैं उम्र में आगे जा रहा हूँ, मेरी टांगें इम्प्रूव हो रही हैं, जो मेरी आर्टिफिशियल टांगें। लेकिन वो इनको आर्टिफिशियल नहीं मानते, वो कहते हैं ये मेरे जिस्म का हिस्सा है। तो ये जो मेरा जिस्म का हिस्सा है, ये हर साल, चूंकि कंप्यूटर साइंसेज में तरक्की होती जा रही है, रोबोटिक्स में तरक्की होती जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स में तरक्की होती जा रही है, सो अ पार्ट ऑफ माई बॉडी इज मेटलर्जी में तरक्की हो रही है, तो अ पार्ट ऑफ हिज बॉडी हर साल इंप्रूव करती जा रही है, जबकि बाकी पार्ट हिज बॉडी इज डाइंग। तो उनका मानना यह था कि अगर मेरी ज्यादा से ज्यादा बॉडी ये कैल्शियम और ये स्किन और ये गोश्त पोश्त और मसल ना हो, बल्कि इसकी जगह टाइटेनियम हो और इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो क्या मैं ज़्यादा हर साल इम्प्रूव नहीं करता जाऊंगा, बजाय इसके कि मैं हर साल बूढ़ा होता जाऊं और मरता जाऊं और कमज़ोर होता जाऊं, मैं हर साल इम्प्रूव क्यों? अब यहाँ पे एक नया सब्जेक्ट शुरू हो गया, डिबेट शुरू हो गई कि इंसान फिर है क्या। अगर आप पूरी मशीन बन जाएं तो ज़ाहिर है ना आपको कोई हार्ट अटैक होगा, ना आपको कोई ब्लड प्रेशर होगा, ना आपको जंग लग सकता है। बट मतलब ये जो बाकी हम अक्सर डिजीज़ की बात करें, शुगर और फलाना और ये और वो, जिससे आप मरते हैं, तो आपकी एजिंग कहाँ जाएगी और क्या क्या होगा। लेकिन फिर आप क्या इंसान होंगे? तो अब वो डिबेट शुरू हुई उस इंटरव्यू में कि फिर इंसान क्या होता।
वो इंटरव्यू तो खैर एक टाइम पे आके ख़त्म हो गया, और लेकिन उसके बाद फिर ज़ाहिर है अपना दिमाग चलता रहा। बहरहाल मैं भाग के अंदर गया, दुकान से मैंने सामान ख़रीदा और जब बेगम के पास पहुंचा, और ज़ाहिर है घंटे बाद आया था 5 मिनट के काम पे, तो जो मेरे साथ हुआ होगा वो तो हुआ ही, बट अब मेरा दिमाग चलता रहा। सो जो बात यहाँ पे हो रही थी वो ये थी कि जी इंसान क्या है फिर? क्या इंसान ये कैल्शियम, ये स्किन, ये मसल, ये ब्लड सप्लाई, ये वेसल्स, ये है? या तो और अगर ये है तो फिर डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स, जिन्होंने साइंस में, फिज़िक्स में दुनिया को इतना कंट्रीब्यूट किया, और उनकी बॉडी हिलती भी नहीं थी, सिर्फ वो एक उंगली से या में थोड़ी से जो ट्रेमर था उससे वो उन्होंने किताबें लिखी, तो वॉज ही अ लेसर ह्यूमन बीइंग देन एनी अदर ह्यूमन बीइंग, और वॉज ही अ बिगर ह्यूमन बीइंग बाकी इंसानों से? तो इंसान क्या अपनी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ताकत, या ये इंसान है, या फिर इंसान क्या है? स्टीफन हॉकिंग्स क्या इंसान नहीं था? क्या एक्चुअली बड़ा इंसान नहीं था? सो क्या दिमाग जो है, इंटरव्यू में ये बात भी चली कि अगर पूरा इंसान मशीन का हो और उसके अंदर सिर्फ उसका दिमाग डाल दिया जाए तो फिर वो तो वही इंसान होगा या वो कोई और होगा। लेकिन इस पे डॉक्टर ह्यूज हर की का मानना ये था, और या पता नहीं है उनका मानना था कि ये मेरी बाद में सोच थी, अब वो थोड़ी सी लाइन क्योंकि ज़रा मैं सोचता रहा वो धुंधली पड़ गई है। तो वो ये थे कि जी ये जो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम हमारा जो दिमाग है, ये भी तो बेसिकली एक मेरी पर्सनालिटी, मेरा सारा एक्सपीरियंस, मेरी सारी एजुकेशन, मेरा सोचने का तरीका, मेरी पर्सनालिटी टाइप, एक टोटल ये इंफॉर्मेशन का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है ना। तो ये अगर हमने ऑर्गेनिक न्यूरॉन्स के सर्किट में सेव की हुई है, तो क्या यही अगर हम एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में डाल दें और यही इंफॉर्मेशन रिट्रीवल हो, तो ये सिर्फ गोश्त पोश्त के दिमाग से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये सारा सिस्टम, सारा arrangement of personality, experience and everything, and that attitude, agar if this can be put into a machine, so you have put Asher regime into a machine, that's it. It's that information system. और अगर हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया वो बताता हूँ। सो ह्यूज हर साहब से जब बात हो रही थी, उनके जो उन्होंने टांगें लगाई थी, तो वो इंटरव्यूअर ने पूछा कि जी इस पूरे प्रोसेस में ये जो आप आर्टिफिशियल लिम्स बनाते हैं, और अब वो बहुत डेवलप कर चुके हैं, उससे बहुत आगे निकल चुकी हुई है जो MIT की लैब है फॉर प्रोस्थेटिक लिम्स, और आप देखिएगा वो जो अब जिस लेवल के काम कर रहे हैं, फ्यूचर में जिस तरफ जा रहे हैं, तो वो उनसे ये सवाल था कि जी इसमें सबसे मुश्किल क्या काम है? क्या मोटरें मुश्किल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मुश्किल है, कंप्यूटर मुश्किल है, मेटलर्जी मुश्किल है? तो उनका कहना था कि जी वो इंटरफेस सबसे मुश्किल है, जहाँ पर जो नेचुरल आपका की नर्वस सिस्टम आ रहा है, उससे जो इलेक्ट्रॉनिक्स को जाना है, क्योंकि उनकी टांगें डायरेक्टली उनके ब्रेन से कंट्रोल हो रही हैं, तो वो जो सिनेप्टिक कनेक्शन है बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड नेचुरल न्यूरल स्ट्रक्चर्स, उनका मानना था कि ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है, इसको मास्टर करना। बाकी उनका मोटरें और ये तारें और ये कंप्यूटर्स बाकी आसान काम है। तो उन्होंने ये कहा कि जी ये टांग चूंकि कंपैरेटिवली सिंपलर है और कम सिनेप्टिक वो है इंटरफेस है, तो ये है। लेकिन अगर हम अल्टीमेटली ह्यूमन ब्रेन को सारे का सारा उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें और वो सिनेप्सिस बनाने की कोशिश करें, तो वो सबसे मुश्किल काम होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ कि ये बिलियंस ऑफ कनेक्शंस, ठीक है। सो जो मैट्रिक्स अगर आपने फिल्म देखी है तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे वो एक होल सा है उस फिल्म में, और वो एक तार लग जाती है, तो वो एक इंटरफेस है, पॉसिबली सिनेप्टिक डिवाइस between a human brain and now an electronic circuit. आपको पता होगा कि इलॉन मस्क साहब एक ब्रेन इम्प्लांट
पे काम कर रहे हैं और वो ब्रेन इम्प्लांट फिर डायरेक्टली मशीन्स के साथ कम्युनिकेट कर सकेगा। ब्लूटूथ होगा या वाईफाई होगा या जो भी होगा, लेकिन इस पे ऑलरेडी काम हो रहा है। और एक शख्स जो पहला शख्स जिस पे ब्रेन इम्प्लांट हुआ था, मैं पिछले दिनों उसका इंटरव्यू देख रहा था, उसको तकरीबन 1 साल हो गया है सक्सेसफुली इस इम्प्लांट पे, और ज़ाहिर इस पे अभी और बहुत काम हो रहा है। अब बहुत से लोग इसके ख़िलाफ़ हैं कि जी ये ब्रेन इम्प्लांट जो है, ये आप ब्रेन के अंदर एक चिप लगा देंगे तो ये तो पता नहीं गुनाह है या पता नहीं क्या है। बट ये कितना फ़र्क है उससे जो आँख के अंदर आपने लेंस लगवा ली, अगर आपकी आंखें ख़राब हुई और आपने लेज़र सर्जरी करवा ली, या आपने एक पेसमेकर लगा लिया क्योंकि आपको हार्ट का प्रॉब्लम था, या आपने आर्टिफिशियल किडनीज़ लगा ली, और अभी तो चलें आप किसी डोनर से किडनी लेके लगा रहे हैं, तो फ्यूचर में अगर आपकी टांग दूसरी लग सकती है तो क्या हम ह्यूमन इंटरनल ऑर्गन्स भी एट सम पॉइंट इन टाइम बना सकते हैं। यहां से डिबेट और आगे बड़ी इंटरेस्टिंग हुई। अगर हम ह्यूमन ब्रेन के साथ सिनेप्सिस डेवलप कर सकें और ये तमाम इंफॉर्मेशन, ये टोटल पर्सनालिटी टाइप, ये एटीट्यूड, ये एक्सपीरियंस, ये सोच अगर हम एक मशीन में ले जा सकें, तो अब ज़रा इसको इस तरह भी सोचिए कि अगर हमारे आपके कोई प्यारे, कोई बुज़ुर्ग, कोई यंगस्टर एक ऐसी सूरत में आ जाए जहाँ पे हो कि डॉक्टर साहब कहें कि जी अब आप इनको ले जाइए घर, सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते। और अगर आप टेक्नोलॉजी के इस लेवल पे आप पहुँच चुके हैं, जहाँ से माइंड यू हम ज़्यादा दूर नहीं हैं, मैं इस पे अब मज़ीद भी जब हम बात करेंगे, जब आप 1900 में लोगों को बता रहे थे कि घोड़े नहीं रहेंगे अगले 13 साल में, तो शायद उनको यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन अगले 13 साल बाद की दुनिया अब भूल जाइए, पिछले it will be nothing compared to what you've ever seen or human race has ever experienced. It will be beyond us. उस पे मज़ीद बाकी प्रोग्राम बात करेंगे, बट लेट्स कम बैक टू दिस। सो अगर ये ब्रेन हम उठा के एक कंप्यूटर में डाल दें, तो ये जो साहब हस्पताल में पड़े थे, जो कि शदीद तकलीफ़ में थे, जैसे डॉक्टर्स ने कहा कि जी अब आप ले जाइए, हम इनका कुछ नहीं कर सकते, तो इनका क्या एक्सपीरियंस होगा। हो सकता है ये गुजर जाएं अगली सुबह तक, तो ज़ाहिर हम इन्हें ले जाएंगे, अपना नहलाएंगे, कफन पहनाएंगे, दफन करेंगे, दुआ करेंगे और छोड़ के आ जाएंगे। और कब्र में अब उनके साथ जो भी होगा या आगे जहाँ भी वो जा रहे होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे वापस आके जिस कंप्यूटर में हमने ये डाल दिया और वो कंप्यूटर ऑन करें, तो इन साहब का क्या एक्सपीरियंस होगा। ये तो अब एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मौजूद है, और जो वहाँ पे बात चल रही थी कि जब ह्यूमन न्यूरल जो नेटवर्क है हमारे जो न्यूरॉन्स जो उनकी टांग तक आ रहे हैं, उसकी एक स्पीड थी, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 3000 किलोमीटर्स पर सेकंड पे हमारा सिग्नल चलता है, या मेरा ख्याल है इस तरह का कोई वो था। और जब आपकी टांग जहाँ पे कनेक्ट होती है तो वहाँ से तो इलेक्ट्रॉनिक शुरू हो जाता है, तो वो तो 300,000 किलोमीटर्स, क्योंकि वो तो बिजली की स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप आ गए, न्यूरल्स नेचुरल ऑर्गेनिक सर्किट से। तो अगर वो 3000 किलोमीटर्स है और ये 300,000 किलोमीटर्स है, तो की स्पीड से अब सिग्नल्स मूव करेंगे, तो आप 100 गुना तो तेज़ आपका सिग्नल्स चलेंगे। अब अगर आपका ब्रेन हमने एक कंप्यूटर में डाल दिया है, तो जो मेरी न्यूरल एक्टिविटी या थॉट की स्पीड थी उसको क्या होगा, आई डोंट रियली नो, बट इट प्रॉब्ली इज़ गोइंग टू बी मच मोर एफिशिएंट। और फिर चूँकि अगर मैं अब एक कंप्यूटर में घुस गया हूँ, तो फिर तो सारी दुनिया की इंफॉर्मेशन क्या मैं सोक कर रहा हूँ, और फिर मेरा पता नहीं आईक्यू की क्या लिमिट्स होंगी। बहरहाल उसे अगर हम 2 मिनट छोड़ दें, अगर एग्जैक्टली सेम भी रहे, तो मेरा एक्सपीरियंस क्या होगा, या जो वो साहब गुजर रहे थे उनका क्या एक्सपीरियंस होगा। वो शदीद तकलीफ में एक अस्पताल में पड़े, एंड देन ही इज़ इन अ वर्चुअल वर्ल्ड, ही इज़ पेन फ्री, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री जो रिसोर्सेज हैं और जो डिज़ायर्स हैं, इनके बीच में जो गैप है, हमेशा से इंसान को क्या चाहिए, तमाम इंसानों को क्या चाहिए,
और रिसोर्सेज वो सपोर्ट कर सकती हैं या नहीं, ये गैप ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हाँ एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में तो ये जिंदा हैं, अच्छे खासे हैं, बीच में आप इनसे चाहें तो बात करना शुरू कर दें। सो आपके अब्बा जी जिनको आप दफन करके आ गए, अब आप कंप्यूटर ऑन करें तो आप एक्चुअली शायद उनसे बात कर सकते हैं, और शायद वो एक इंतहाई इंटेलिजेंट इंसान भी हो चुके हों, और वो हो सकता है कि कल शाम को जब आपने इनको कंप्यूटर में डाला था तो आज सुबह तक सारी दुनिया की फ़िज़िक्स पढ़ चुके हों, और सारी केमिस्ट्री पढ़ चुके हों, और सारी बायोलॉजी पढ़ चुके हों, और पता नहीं एस्ट्रोनॉमी पढ़ चुके हों। सो वी डोंट रियली सो डेथ का क्या मतलब होगा। अब इसमें थोड़ा सा हम ह्यूमन एवोल्यूशन, आज हम जिस स्टेज पे हैं, कहने का मतलब ये है जी कि आज हम जिस स्टेज पे हैं, हमारी एवोल्यूशन आज के बाद से हमने अपने हाथों में ले चुके हैं। जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से हम एवोल्यूशन होके आ रही है, जहां वी स्टार्टेड एज इलेक्ट्रॉन्स एंड देन हाइड्रोजन एटम एंड देन स्टारडस्ट हम बने, और फिर हेवियर एलिमेंट्स बने, और कैल्शियम बनी, और फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनी, और हम आज यहाँ आए, और फिर कई हज़ार साल, लाखा साल हम आँखें और एक नेचुरल उसके साथ रहते रहे, और फिर हमारी विजन बढ़नी शुरू हुई, और अगर आप ज़रा सी ये रिसर्च करें कि आज के भी दौर में फ़र्क मुल्कों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, तो ये जो एक पर्टिकुलर मॉडल पे हमारी डिस्कशन हुई है, अगर ये मेटल के इंसान हों तो इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी, अगर हम कंप्यूटर्स में मूव कर जाएं तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी, और वैसे ही ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब फ्यूचर में क्या होगी, और उसके इम्प्लिकेशंस क्या होंगे। तो ये सारी बातें सिर्फ यहाँ से अभी हमारी गुफ्तगू शुरू हुई है। अगली दफ़ा हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी ह्यूमंस की फ्यूचर में, कमिंग डेज़ में, इस वक्त किन किन सब्जेक्ट्स पे रिसर्च हो रही है और हम किस तरफ जा रहे हैं, इस पे बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपसे ये गोश गुजार कर दूं कि अब हम अपनी एवोल्यूशन अपने हाथ में ले चुके हुए हैं, हम मशीनों के साथ फ्यूचर में इंटीग्रेट हो रहे होंगे। अभी भी आप देखें ना, हम क्या करते हैं कि जी कोई चीज़ नहीं पता यूट्यूब की, तो वो सारी नॉलेज उस वक्त आ गई और उसको हमने वो काम कर लिया। इट्स लाइक अगर आपने मैट्रिक्स ही देखी हो तो वो हेलीकॉप्टर प्रोग्राम डाउनलोड हो जाता है या जुजित्सु डाउनलोड हो जाता है और आपको वो सारी स्किल ट्रांसफ़र हो जाती है। हमारी एजुकेशन, हमारा लर्निंग, प्रोफेशंस पे हम बात करेंगे फ्यूचर में, बट एट दैट टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।